नमस्कार। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले विपक्ष ने फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने वही मुद्दा उठाया है जिससे वो हार की जिम्मेदारी लेने से बचती रही है और हार का ठीकरा देश के इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा है। आप सही सुन रहे हैं, बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की। ईवीएम एक ऐसा जिन्न है जिसकी याद समय समय पर विपक्ष को आती रहती है, खासकर चुनाव के समय में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नासिक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा छेड़ा है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा है कि पूरा देश ईवीएम हटाओ का नारा लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। राहुल गांधी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है। साथ ही विपक्ष के तमाम आरोपों को बीजेपी समय समय पर खारिज करती रही। ईवीएम पर चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ईवीएम के खिलाफ जो दायर याचिकाएं थी उस पर जोरदार झटका लगाया है, खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर विपक्ष बार बार ईवीएम का मुद्दा क्यों उठाता है। सवाल ये कि आखिर विपक्ष के दावों में कोई सच्चाई है या फिर हार के ठीकरे को फोड़ने के लिए उन्हें एक नया या यूं कहें कि पुराना कोई नुस्खा चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक छोटा सा अपना रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके बाद तमाम मेहमानों से इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मिलवाएंगे आपसे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद फिर तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और इसी बीच एक बार फिर ईवीएम चर्चा के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नासिक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान ईवीएम हटाओ का नारा लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के खिलाफ एक गैर राजनीतिक मंच का गठन भी किया गया। ईवीएम मुक्त भारत अभियान नाम से गठित इस कमेटी में विपक्षी नेताओं से लेकर कई नागरिक संगठनों के लोग शामिल हैं। बीजेपी लगातार विपक्ष के आरोपों को खारिज करती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम कितना बड़ा मुद्दा होगा और इससे लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हैं उनसे जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राकेश शेट्टी होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। डॉक्टर ओम सुधा होंगे, महासचिव परिसंघ के। और साथ ही मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, इस पूरे डिबेट में हिस्सा लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल राकेश शेट्टी के पास हम चलेंगे, लेकिन मनीष गुप्ता फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शुरुआत उनसे करते हैं। क्या वजह है मनीष जी कि जब जब इलेक्शन का माहौल होता है तभी कांग्रेस को, विपक्षी पार्टी तो खैर समय समय पर ईवीएम का मुद्दा उठाती है, चाहे वो राज्य में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, लेकिन वजह क्या है कि इलेक्शन के ठीक पहले अपोजिशन को, राहुल गांधी को ईवीएम की याद आती है? वो बहुत बड़ा सवाल है। वो अपनी यात्रा में कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ नारा पूरे देश को देना चाहिए, पूरे देश को लगाना चाहिए। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जा के हम हार गए, कुछ हो नहीं रहा, बॉयकॉट कीजिए। प्रीति जी, मेरे ख्याल खिचड़ी खाते खाते जनता परेशान हो गई जातिवाद की और ओबीसी पिछड़ों की, तो उन्हें लगा अब खिचड़ी तो पुरानी हो गई, लाओ आज दाल मखनी बना लें।
तो ईवीएम की चर्चा कर लें। वही पुराना राग कि ईवीएम में कोई डिफेक्ट, अरे क्या डिफेक्ट है पता नहीं, जब जीतते हैं तो कुछ कहते नहीं, हारते हैं तो कहते हैं। पूरे विपक्ष की, सत्ता पक्ष की एक ही कहानी है कि ईवीएम फॉल्टी है, ईवीएम फॉल्टी नहीं है। अरे भाई, आप जब वोट देते हैं तो जनता आपकी बात पर या तो मोहर लगाती है या किसी और की बात पर मोहर लगाती है। जनता का वर्डिक्ट साफ है। पर फिर भी अगर राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं तो जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। मानो चर्चा भी हो रही है, लेकिन इस चर्चा का परिणाम क्या निकलेगा? जिस जनसभा में राहुल गांधी कह रहे ईवीएम में डिफॉल्ट है, या खराब है, ये है या वो है, मतलब सीधा सीधा ये है कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति नफरत भरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन पे भी तो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास हम बार बार गए, इलेक्शन कमीशन इसकी सूद नहीं ले रहा। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी आज वर्डिक्ट है, उन्होंने जितने भी जो भी याचिकाएं लगाई गई हैं ईवीएम के खिलाफ उन सबको खारिज कर दिया है। अब देखिए, अगर कहीं शक सुबह है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, या उस पर कोर्ट क्यों नहीं एक बार सुनवाई करे? देखिए, इस बात की तुलना मैं ऐसे करूंगा कि एक गांव में एक पंच था, उसके हर निर्णय पर लोग शिकायत लगाने डीएम के पास पहुंच जाते थे। यानी वो कुछ भी करेगा, शिकायत लगाएंगे, इस तरीके से वो प्रशासनिक कार्य कर ही नहीं पाएगा, अपनी जिम्मेवारी निभा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल यही हाल है, इन्हें हर मुद्दे पर कंप्लेंट करनी, हर मुद्दे पर इनको ऑब्जेक्शन है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, 9 साल में इन्हें इस सरकार के किसी काम से कोई कॉन्करेंस रहा है? नहीं। अगर मैं कह रहा हूं आपको सुप्रीम कोर्ट के, कभी आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट आपके साथ मिला हुआ है, कभी आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष बात कर रहा है, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियां हटा दी, खारिज कर दी, तो स्वीकार कर लो ये मुद्दा जिंदगी भर के लिए दफन मान लो। और अगर ये मुद्दा जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया तो फिर क्यों बार बार उठता है? ये बात स्पष्टतः पता लगती है कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। 9 साल पहले भी ईवीएम की बात थी, 5 साल 4 साल पहले भी ईवीएम की बात थी, आज भी ईवीएम की बात है। ईवीएम का मुद्दा आपको मुद्दा नहीं लगता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ईवीएम का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्लैरिटी दे दी है तो मुद्दा खत्म है। और अगर मुद्दा होता तो हर छोटी बड़ी जगह जब कांग्रेस जीतती है तब मुद्दा क्यों नहीं उठता भाई? एक ही राज्य में अलग अलग बूथों पर ऐसी बूथें होती हैं जहां मुस्लिम, मानो कांग्रेस का गढ़ है, मुस्लिम लोगों का गढ़ है, वो बीजेपी को वोट अगर उन्होंने नहीं दिया तो बीजेपी का एक भी वोट नहीं आया। जिन सीटों पर कांग्रेस के सांसद जीते, जिन सीटों पर तृणमूल के सांसद जीते, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, उन पर क्या हो गया था भाई? क्या इसमें भी फिल्ट्रेशन है कि अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस जीती, तो इसका मतलब क्या ईवीएम ठीक थी? इसका मतलब यह है कि जनता जहां वोट दे रही है वो काउंट हो रही है। अब एक बात और समझ लें, ईवीएम एक बिल्कुल क्लोज सर्किट डब्बा है, इसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन हो नहीं सकता और बाहरी किसी भी प्रकार से उससे संबंध स्थापित उस डब्बे से नहीं किया जा सकता। उसमें कोई वायर जोड़ने का कनेक्शन नहीं है, कोई जो पेन ड्राइव लगाने का जो पॉइंट होता है ना, वो भी नहीं है उसमें। तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे जब उसमें संबंध स्थापित करने का कोई सूत्र है ही नहीं? तो ईवीएम पर बिना किसी आधार के आप कंप्लेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, इससे पहले भी कई बार, एक बार समाजवादी पार्टी के नेता, एक बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम इसकी पोल खोलेंगे। ठीक है, हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमीन हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे साथ। स्वागत सर आपका। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर ओम सुधा महासचिव परिसंघ के और कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अभी भारतीय जनता पार्टी से हमारे पास जो गेस्ट हैं वो भी जुड़े नहीं हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डायरेक्टर साहब हैं उनके पास, अमीन साहब के पास हम चलेंगे। ये जो बार बार ईवीएम का मुद्दा सर उठाया जाता है, खासकर अपोजिशन में जो पार्टी होती है, पहले भी आपने देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी होगी उस समय भी ये हुआ होगा, और अभी फिलहाल अपोजिशन में लगातार खासकर जो विपक्षी पार्टियां वो ये कहती है कि ईवीएम को साइडलाइन करना चाहिए। और अब कल राहुल गांधी ने कहा है कि ईवीएम हटाओ का नारा पूरे देश में लगाना चाहिए। क्या वाकई ईवीएम से इस तरह के मामले हो सकते हैं जहां पर ये कहा जाता हो कि वोट को मैनिपुलेट किया जाता हो? अमीन साहब, ना उन्होंने अंदर से मशीनें देखी हैं
तभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया गया है कमीशन ने, तब उन लोगों ने देखा होगा। हम्म सवाल इस बात का है कि पहले ही देखना होगा कि इसका इतिहास क्या है। हम्म इतिहास ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम मशीनें थी हम्म वो कांग्रेस के टाइम में रिजीम में इंट्रोड्यूस हुई और उस वक्त और पार्टियों ने इससे ब्लेम लगाया था, लेकिन कोई भी पार्टी स्टेट हाई कोर्ट्स में कहीं भी ये साबित नहीं कर पाई कि ये इसमें कोई भी टेम्परिंग होती है, क्योंकि ये एक मशीन है। इस मशीन के अंदर सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड है, इसलिए इस मशीन को आप समझिए कि हैक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको याद होगा 2014-15 में आपकी पार्टी ने एक इल्जाम लगाया था कि हैक हम कर देंगे अपनी असेंबली में। तो इन सबको, सारी पार्टियों को, जो भी पार्टियां हैं, सबको बुलाया था इलेक्शन कमीशन में और अपने एक्सपर्ट बुलाए थे, मशीनें रखा था कि आइए और देखिए हैक करके दिखाइए। तो कोई पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी नहीं आया। बाकी कोई भी कुछ कहता रहे, उसमें सिर्फ एक दल का आया था, वो लेफ्ट पार्टी के थे, और उसके अलावा कोई नहीं आया। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बातें हैं, जनता को हाथ उठा रहे हैं प्रवक्ता साहब, लेकिन छोटे से ब्रेक की हाँ ठीक है 2 सेकंड से ज्यादा नहीं है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, बोलिए। कि वो ये है छोटे कि फॉरेन के अंदर रुक जाइए सर, समय हो चला है, छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ेगा। फॉरेन हाजिर होते कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, वापस चलेंगे डिबेट में। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि कविता जो कि केसीआर की बेटी हैं, वो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के उन्हें हिरासत में लिया गया है और आज सुबह ही ईडी की छापेमारी हो रही थी। वापस चलेंगे डिबेट में, ये बड़ी खबर हमने आपको दे दी। हमारे साथ भारतीय जनता के जो प्रवक्ता है लक्ष्मीकांत साहब, वो भी जुड़ गए हैं। लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल पूछा जाता है और इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है और यही कहती है कि हार के डर से राहुल गांधी या दूसरी अदर जो पार्टी है वो ये नारा आलापते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं ईवीएम के बारे में बता रहा था। जी सर, 10 सेकंड और भी मेहमान है, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिएगा। अमीन साहब, देखिए, विदेशों में जो मशीन बंद की गई है, यूज नहीं हो रहा है, वहाँ की मशीनें इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। हमारी मशीनें क्लियर कट है, जो बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, जो उसमें फीड किया जाएगा वही आंसर मिलेगा। इट्स वेरी क्लियर कट। ठीक है, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जल्दी से प्रवक्ता बीजेपी लक्ष्मीकांत पारिक, बताइए लक्ष्मीकांत जी। नमस्कार। नमस्ते जी, सवाल बताएं। मैंने कहा हमेशा से अपोजिशन ईवीएम को लेकर सवाल पूछता रहा है, उस पर आप लोग कहते हैं कि हार के डर से ये लोग सवाल पूछते, ईवीएम पे सवाल खड़ा करते। अगर कहीं पे शक सुबह है तो एक बार जांच हो जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से जांच हो, जांच करवाएं और जांच का काम चुनाव आयोग से चुनाव जांच करें। बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा है, जब आप कर्नाटक को जीतते, हिमाचल को जीतते, तब आपको ईवीएम पर टिप्पणी करने का समय नहीं मिलता। जब दिल्ली में एक तरफा कार्रवाई होती है और दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत 7 सप्ताह में आती है, तब ईवीएम पर खड़ा नहीं करते। जब भी चुनाव हारेंगे ईवीएम पर खड़ा करेंगे, कोर्ट में केस हारेंगे पर खड़ा करेंगे, चुनाव हार जाते जनता पर खड़ा करते हैं। तो कांग्रेस की आप होती है कि हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास खत्म हो गया। कांग्रेस के लोगों का मानना है कि जब जो वो कह रहे हैं वही सही है। अब ईवीएम पर प्रश्न दे लो खड़ा करते हैं, जिन्होंने समय ईवीएम की शुरुआत हुई। अब आज प्रश्न आप इस बात प्रश्न खड़ा कर दो, आज पहले खड़ा कर देंगे क्योंकि सामने हार दिखती है राहुल गांधी को। ठीक है, कपिश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी, और भी एक मेहमान उनके पास भी हम जाएंगे समाजवादी पार्टी से। कपिश साहब, अभी अमीन साहब हैं, डॉक्टर अमीन साहब पूर्व डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि क्या जो विपक्षी पार्टियां ईवीएम के अंदर घुसकर देखती हैं क्या कि उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है? वो एक मशीन है, उसमें आप जो पंच करेंगे वही बाहर आपको नजर आएगा, उसे आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि भैया कौन सा प्रत्याशी जीता है। इसमें आप अनगनत, आप हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हो, ये कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है? या राहुल गांधी ये नारा दे रहे हैं कि ईवीएम हटाओ नारा पूरे देश में चलना चाहिए? जल्दी से
बड़ा कर लिया, तो हमें अवसर दीजिए। सारे लोग तो उधर ही क्यों बैठा के बिल्कुल रखे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा तो मुझे अवसर अवसर है, दीजिए। पूरा अवसर है, जवाब दीजिए। पहली चीज तो ये है कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी पहले क्या कहती थी, यही कहती थी कि ईवीएम हैक भी हो सकता है, ईवीएम टेम्पर्ड भी हो सकता है, ईवीएम की बदली भी कराई जा सकती है पहले से बोल्ड रख करके। और इस मामले में बाकायदा इनके जीवीएल नरसिम्हा राव जो राज्यसभा के सांसद हैं और इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी ईवीएम की हैकिंग पर, और उसको पूर्व हमारे गृह मंत्री आडवाणी साहब ने उसका विमोचन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी पहले बताए कि पहले वो हो सकती थी और अब क्यों नहीं हो सकती। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अमीन साहब की बात। अमीन साहब 100% एक बात झूठ बोले, वो ये कि विश्व में अन्य जगहों पे जो ईवीएम थी वो इंटरनेट या ब्लूटूथ से जुड़ी हुई, ये हमें एक प्रमाण नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि अमीन साहब ये बता देंगे कि जिस दिन ईवीएम किसी भी जिले के अंदर जाती है इलेक्शन के लिए, ये क्या किसी राजनीतिक दल को बताया जाता है कि कितनी ईवीएम आई है और कहां रखी हुई है पोल होने से पहले? तो हम कुछ एविडेंसेस देना चाहिए। नहीं तो आपके अभी पास जो है अरे नहीं, छत्तीसगढ़ तो के- फिर उनका नहीं, उनका नहीं। उनका 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 उन्होंने जो जवाब दिया था वो भी तो बहुत सही कहा था कि आपके पास कौन सा एविडेंस है, आप कौन सी मशीन में जाकर देख रहे हैं कि भैया हाँ। मशीन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, हम वो भी बता तो रहे हैं, काउंटर बता कर रहे हैं ना वो। नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जवाब दूंगा। हाँ हाँ नहीं, जवाब नहीं, अभी सुन लीजिए, हाँ सुन बोलिए। अरे आप जैसे क्या उतारेंगे, बात करते हैं आप। जी ने पहले कहा- मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए अमीर साहब। आपको नहीं। एक बात बताना पड़ेगा। मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ, चुनाव में चलिए आवाज नहीं आ रही आपकी। महासचिव है हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा, ये ईवीएम के मैनिपुलेशन पे क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। अमीन साहब मैं आपको आती हूँ ना, 10 सेकंड दूंगी जल्दी से। पहले एक और मेहमान है, उनसे भी तारीफ करवा देते। डॉक्टर ओम सुधा महासचिव परिसंघ के, क्या कहेंगे मैनिपुलेशन पे बार बार, वो भी चुनाव से पहले? एक ही सवाल। चौहान मेरी आवाज आ रही है? ठीक। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए अमीन साहब। सॉरी तो 30 बोलिए सेकंड ओम ही सुधा समय जी। दीजिएगा, कोई रोकिएगा नहीं बीच ठीक है में। ठीक है, इसमें बोलिए कई बोलिए मसले बोलिए हैं। बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जहां जो है जापान और तमाम देश जहां ईवीएम से शुरुआत होती है, उन देशों में ईवीएम बैन हो जाता है। फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, कजाकिस्तान, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, इंग्लैंड, तमाम ये एक लंबी फेहरिस्त है जहां की ईवीएम बैन हो गया। सबसे दिलचस्प है कि जर्मनी में 2005 में ट्रायल हुआ ईवीएम पे और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां के सुप्रीम कोर्ट में 2009 में ईवीएम को असंवैधानिक करार दिया। जब ईवीएम पर हम सवाल उठाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाना किसी राजनीतिक दल पर सवाल उठाना नहीं है, न ही किसी राजनीतिक दल की तरफ से सवाल उठाने का मतलब है। इस देश में हमने वोट देने की आजादी हमने अपने शहीदों की शहादत से हासिल की है, और वोट देने की आजादी अगर संदिग्ध है तो मुझे लगता है इससे अधिक शहीदों की शहादत का अपमान नहीं हो सकता जिन्होंने हमें वोट देने की आजादी दिलाई। दूसरी बात, ये बता रहे हैं कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकता, जो कोई कर रहे हैं। जब चांद पर रोवर गया था, रोवर खराब हुआ तो इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम रोवर को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। रोवर को रिपेयर किया जा रहा है धरती पे बैठ के इसरो के कार्यालय से, और ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। इस देश के लोगों के नाक से दूध नहीं बह रहा है। यह लोगों को मूर्ख बनाना बंद किया ठीक है, जाना बहुत बड़ा सवाल। जल्दी से डॉक्टर अमीन साहब, लोगों को मूर्ख बनाना बंद किया जाए, वो तो बड़ा टेक्निकल एग्जांपल भी दे रहे हैं। अब इसका जवाब क्या होगा? मैं आती हूँ आपके पास लक्ष्मीकांत जी, जल्दी से अमीन साहब 10 सेकंड। बता दूं कि जब हमारी ईवीएम मशीनें जाती हैं, हाँ उस वक्त हर पार्टी को बताया जाता है कि ईवीएम की साफ सफाई सुथराई हो रही है। ठीक है, ये इलेक्शन से पहले प्रोसेस है और इनको दिखाया जाता है, बताया जाता है। उस वक्त तो ये आते नहीं है। अरे कब आप वैसे- ईवीएम भेजते हो, ये कहाँ उतर रही है, कितनी में उतर रही है, ये तो नहीं आप हाँ, बताते हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती एकाएक आपको बातें भी करने से साहब? कोई फायदा अरे नहीं है। भैया क्या मुझको आप बता दीजिए। बदतमीजी से बात कर रहे हो आप, समाजवादी पार्टी और जब जीत जाते हैं मुझे तब क्या आप होता है? बताओ। जब आप जीतते हैं क्या होता है? नहीं, मुझे आप पहले बताओ कि आप कब बताते हो हमें
कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ कितना आपने ईवीएम भेजा है, किस जगह पे ईवीएम भेजा गया है, ये आप कहाँ बताते हैं? आपकी सरकार नहीं बनेगी तो ईवीएम खराब है। टेक्निकल व्यक्ति बोल नहीं, रहे मुझे आप बताइए ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, ये तो ईवीएम भारतीय जनता साफ पार्टी सफाई करती हो रही है, सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो भारतीय जनता कौन सी पार्टी बात करती रही है। भाई, ये छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस डिबेट में वापस चलेंगे और तमाम मेहमानों से एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे। जवाब दे रहे थे लक्ष्मीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बोलिए लक्ष्मीकांत जी। बहुत टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सुधाकर जी, ओम सुधा जी, इसका जवाब कैसे देंगे? समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे एक दो बात पूरी करने दीजिए। अमीन अच्छा सुधा जी बोलिए बोलिए। ओम सुधा इसमें जी एक दो बोलिए। चीज जो है, एक दो चीजें मैं छूट गया। हमारे एक साथी हैं अतुल पटेल, गुजरात के हैं, वो एक मॉडल बनाकर बता रहे हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। उसमें जो है वोट डालते हैं केले को और जो है वोट चला जाता है एप्पल को। वो कोई इंजीनियर भी नहीं है, गुजरात के हैं, इंजीनियर नहीं है। उन्होंने एक मॉडल बनाया, केले को वोट दे रहे हैं, सेब को जा रहा है। एक सामान्य आदमी जो है, जो कि इंजीनियर नहीं है, इस तरह का मॉडल बना के बता दे रहा है। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब मनीष गुप्ता जी। दूसरा, सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा से जुड़े हैं, उन्होंने वो ईवीएम के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट में। कमाल बात है भाई, विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर चुका है, हम चांद पर जा चुके हैं, और आप कहते हैं ईवीएम हैक ही नहीं हो सकता है। या तो आप मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं। क्या जनता टेक्नोलॉजी के दौर में इतना नहीं कौन समझती है? किसको मूर्ख कोई भी समझ मैन रहा मैन है, मशीन हैक कौन की जा सकती है। राजनीतिकरण कर रहा है? जल्दी से जवाब मनीष गुप्ता जी। क्या भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बना रही है लोगों को, राजनीतिकरण कर रही है? जनता को इतना टेक्निकल टर्म्स उन्हें पता नहीं है, इसीलिए बहुत आसान है, आप लोग घुमा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। प्रीति जी, आज सुधा से जी। थोड़ा समय पहले पूरे विपक्ष ने एक शोर मचाया था, लाल किला बिक गया, लाल किला बिक गया, मोदी सरकार ने लाल किला बेच दिया। आज खबर आई है कि कुतुब मीनार का भी काम किसी को दे दिया। अरे साथियों, ये समझ लो, ये भ्रम की दुनिया छोड़ दो, ये जनता को भटकाने की कोशिश बंद कर दो। मैं लाल किला बिका था, आ रहा हूँ, अरे आ रहा हूँ, कबीर जी आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हैं? आप इधर गरम तवे पर बैठ के सुनिए, मत सुन लीजिए। बोले मुझे अब आप बताइए कि कैसे क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में चलते हैं। तो इन्होंने अच्छा एक सेकंड, इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है आपको। सीधे बिहार लिए चलते हैं, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और ऐसे में लाइव तस्वीरें आपको सीधे बिहार के राजभवन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की जो शपथ है वो फिलहाल उसकी तैयारी, और साथ में तमाम आपको बड़े बड़े जो नेता हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से बिहार में सरकार की उठापटक रही, और ये देखिए सामने जो कार्यवाही अब आगे की राजभवन की, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और साथ ही चुनाव के ऐलान के बाद लगातार पटना में थोड़ी देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सीधा लाइव प्रसारण न्यूज इंडिया 24/7 आपके अपने स्क्रीन पर आपको दिखाएगा। आपको बताते चले कि पटना में नीतीश कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और ऐसे में बिहार कैबिनेट के नए मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण होगा, राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं, और ऐसे में बीजेपी के 12, जदयू के 9 मंत्री वहां मौजूद हैं। पटना में नीतीश कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार, और ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे एक बार हम बातचीत भी कर लेते हैं। मनीष पांडे जी भी मनीष गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी भी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं लक्ष्मीकांत जी, बड़ी उठापटक के बाद आप लोगों को बिहार में एक मौका मिला है कि वापस से आप लोग रिवाइव करें, और साथ ही आज वो दिन आ गया है, नीतीश कैबिनेट के जो लोग हैं, बीजेपी से 12 और जदयू से 9 मंत्री आज बनाए जाएंगे और ये शपथ लेंगे। राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देश के बिहार से तो बात नहीं।
बिहार में डबल इंजन की चलेगी और डबल इंजन सरकार के माध्यम से विकास किया जाएगा। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने आज जिस प्रकार के शपथ के साथ ये वचनबद्धता दोहराई है बिहार का विकास, हम बिहार का विकास, मुझे लगता है कांग्रेस के लोग बीच में बोलते कि मैं बच्चों की तरह सामाजिक इनका मानसिक पत्र खराब हो गया चाहते हैं भाजपा के बाद दब जाए, लेकिन आप सब मिलकर भाजपा के बाद सवाल करते हैं। माननीय नीतीश नेतृत्व में एक बड़ी सरकार, एक अच्छी सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो बिहार के विकास तो जल्दी से आपको अपडेट दे दे, सीधी जो तस्वीर है इस वक्त बिहार की राजभवन की है। बिहार में 21 मंत्री जो हैं आज शपथ लेंगे, साथ ही जदयू के बड़े चेहरे संजय झा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई है। तमाम हम पार्टी से भी कई नेता हैं जिनकी उनको Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और ऐसे में बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और काफी उठापटक जो है राजनीति में बिहार में रही इन दिनों, लेकिन अब फाइनली जाके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी सर पर है और ऐसे में अब जाकर नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में फिलहाल बन रही है। लेकिन एक बार फिर से सवाल वही है कि क्या स्थिरता पार्टी में रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे, क्या राकेश शेट्टी साहब इस गठबंधन के बाद ये जो नीतीश कुमार और मोदी सरकार की जो गठबंधन में बिहार में इन्होंने सरकार बनाई है, क्या स्टेबिलिटी दे पाएगी राज्य में? क्या कहते हैं? नमस्कार। आप जैसे जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो शुरुआत है उसकी पहल नीतीश कुमार जी ने किया था और तमाम विपक्ष पार्टी को एक साथ लाने का काम उन्होंने ही शुरुआत किया। उसके बीच आपको पता है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने जो दबाव तंत्र है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनका जब दबाव आता है तब लोग फिर से उनके साथ जुड़ जाते हैं, अलायंस कर लेते। ये नीतीश कुमार ही नहीं, हमने देखा कि देश में तमाम लोग जिनके ऊपर ईडी के केसेस है, ये धीरे धीरे या तो फिर बीजेपी में शामिल हो जाते या उनके साथ अलायंस कर लेते। बिहार का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फिर भी ठीक है, बट नीतीश कुमार की छवि पूरी तरह वहां पे बिगड़ चुकी है और आगे बिहार की जनता नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और आगे कभी भी आप देख लेना, लोकसभा हो या आगे असेंबली हो, दोनों चुनाव में नीतीश कुमार को भारी हार का सामना करना। लेकिन ऐसे तो अगर आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो इंडिया अलायंस में भी आप अगर अखिलेश यादव को लेकर चले साथ में, क्या कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नीतीश के साथ बना है। भारतीय जनता पार्टी और मिलकर पूरी सीटों पर जीतने वाले हैं। हाँ। पूरे के 23 जो इनका घमंडिया गठबंधन है बाहर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत बिहार में बहुत अधिक सीटें जीतने वाली है। कपिल श्रीवास्तव जी, हाशिए पर कांग्रेस एनडीए पे सवाल, क्या इंडिया गठबंधन पे सवाल नहीं होना चाहिए? आप लोगों में भी तो सीट शेयरिंग को लेकर के कितना भारी मतभेद रहा, उसके बाद ये मतभेद अब थोड़ा सा कम किया गया है, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार पर सवाल। अलायंस में मल्टीपल पार्टीज होती है तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि जो पार्टी है उनके कैंडिडेट टिकट मांग रहे तो उसको बहुत जल्द सुलझाया जाएगा। मगर मीडिया जो है वो कांग्रेस का और इंडिया अलायंस की बात करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी को रोज अपना अलायंस पार्टनर, जिस तरह हरियाणा में छोड़ दिया, मुख्यमंत्री को हरियाणा के निकाल दिया गया, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार गुट हो और उनको जितने सिटिंग एमपीज है उनको तक टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस में दिक्कत नहीं है, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए उसमें काफी दिक्कत चल रही। और जहां तक ईवीएम का आप लोग बात कर रहे थे तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जितने डेवलप्ड कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। कपिल श्रीवास्तव भी एक बार बोल रहे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव, उसके बाद फिर मनीष गुप्ता के बाद जल्दी से। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है और हाँ। मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ, अगर आपको कैमरामैन हो तो इसको दिलवाइए। ये एकदम स्पष्ट न्यूज है कि 2 साल में गायब हुई 19 लाख ईवीएम और ये आज तक की रिपोर्टिंग। हाँ। मैं तो देखिए रेणु देवी की तस्वीरें आ रही है सामने, एक बार आपको स्क्रीन पर लिए चलते हैं। अति पिछड़ा
समाज से आती हैं और ऐसे में रेणु देवी भी शपथ ग्रहण, साथ ही राज्यपाल को नमन करती हैं। यहाँ पर अभी आभार जताती नजर आ रही हैं रेणु देवी। और ये देखिए शपथ ग्रहण में रेणु देवी भी शामिल। तो आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बड़ा दिन है आज बिहार वासियों के लिए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर बिहार में सरकार बनाती, मंत्रिमंडल का विस्तार करती आपको नजर आ रही। लेकिन सवाल आज भी वही है कि जिस तरीके से आरजेडी और जदयू ने राजनीति में स्थिरता फिलहाल कुछ समय के लिए वो नहीं दे पाई, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सरकार है क्या पूरे के पूरे बिहार में राजनीतिक स्थिरता ला पाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं, वापस चलेंगे डिबेट में तमाम मेहमानों से। एक तो कल 3 बजे आपको बड़ी खबर लगातार बताते चले, कल 3 बजे से आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको पता चलेगा कि कहां कितने चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। हमारा मेगा कवरेज भी कल से है, लेकिन कई सवाल हैं चुनाव को लेकर के। उस पर हमारा ये जो डिबेट है, ये जो मंथन है, वो आगे भी जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस डिबेट में तमाम मेहमान, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। वापस चलेंगे। सुधा जी हमारे साथ लगातार बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। वैसे समय बहुत कम है और लगातार तस्वीरें में बिहार के राजभवन की आप सभी को दिखा रहे हैं। अब उम्मीद है कि बिहार में जो है अनुसूचित आयोग जो है बहाल किया जाएगा, बिहार प्रदेश अनुसूचित आयोग बहाल किया जाएगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जिस रोजगार का सपना इस सरकार ने दिखाया था, तेजस्वी के राज में तो कुछ रोजगार दिया गया, बचा हुआ रोजगार यह बढ़ा हुआ मंत्रिमंडल पूरा करेगा। और जो छात्रों की जो है अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की जो स्कॉलरशिप रोकी गई है, यह नई सरकार, नए मंत्री जी लोग जो आए हैं, मैं खुद बिहार का हूँ, बिहार की एक जनता के एक नागरिक के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये सिर्फ जातियों को रेवड़ी बांटकर जो है उनका वोट लेने का बहाना न बने, सचमुच बिहार के लिए काम हो, बिहार के लोगों के लिए काम हो, इतना ही कहना। ठीक है मनीष गुप्ता जी, क्या कह रेवड़ी बांटने वाली सरकार बनकर नहीं रह जाए। सुधाकर जी खुद बिहार से वो कह रहे हैं कि मेरी उम्मीदें हैं कि नई सरकार बन रही, शुभकामनाएं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो नई सरकार बनी है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की, वहां पर लोगों के लिए काम करेगी। जल्दी से प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी किसी राज्य की स्थिति को देखना हो तो उसके बजट को पढ़ लो। और अगर हम बिहार के बजट को पढ़ते हैं तो पता लगता है 75% से ज्यादा बजट का पैसा तो नौकरी में चला जाता है, नौकरी की सैलरी और पेंशन में चला जाता है। विकास के लिए पैसा है ही कहां। और अगर हम देश में इस तरीके से नौकरी की चाह में लगे रहे तो पूरा 85-90% पैसा हमें नौकरी में देना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि नौकरी की आस छोड़कर रोजगार की तरफ जब तक सरकार नहीं बढ़ेगी, इस देश का, प्रदेश का, राज्य का, बिहार का, यूपी का विकास नहीं होगा। इसलिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम रोजगार उन्मुख बने, जॉब उन्मुख छोड़ दें। और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात कही कि रेवड़ी देने वाली सरकार ना बढ़े। देखिए, एक जमाना था जब 500 रुपए देकर बस्ती में शराब के पहुए देकर वोट ले लिए जाते थे, और अगर आज रेवड़ी बांटकर वोट लिए जा रहे हैं तो क्या ये उसके बराबर नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मैं समझता हूं रेवड़ी बांटकर वोट लेने की राजनीति बंद होनी ही चाहिए। समाजवादी पार्टी से क्या कहेंगे सर कपीश जी? रेवड़ी बांटकर जो वोट लिया जाता है, कम से कम वो कल्चर तो अब इस गठबंधन में बिहार में ये कम होगा। सुधाकर जी वैसे बिहार से हाथ उठा रहे हैं, बहुत जल्दी उनको जवाब देने की 10 सेकंड में दूंगी, उसके बाद कपीश जी थोड़ा 10 सेकंड के लिए रुकिएगा। जल्दी से सुधाकर जी बोलिए। अब देखिए क्या है, कह रहे हैं कि युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे। भाई साहब, नौकरी क्या बिहार के लोगों को नौकरी मिले, इससे आपको क्या दिक्कत है? पाकिस्तान के लोग रहते हैं क्या बिहार में? अरे रोजगार की बात करो ना, नौकरी एक रोजगार 10 लोगों की नौकरी की बात करता है। हमको सबको सरकारी नौकरी की चिंता है, बस कैसे सरकारी नौकरी मिल जाए। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करना चाहते? सिर्फ नौकरी पर क्यों अटके हुए हैं?
मरे जा उस रहे हैं, देश को 20-20 घंटे पढ़ते हैं। देखिए आप कहते हैं हमारा नौकरी देश नहीं पुरातन चाहिए। समय आप से तो महाराज टूर मोदी जी दो की का देश नौकरी है। खा जाएंगे। एक-एक करके, एक-एक आप करके। मोदी जी एक-एक की करके, एक नौकरी साथ ओवरलैप खा मत जाएंगे। कीजिए, ओवरलैप करेंगे समझ में नहीं आएगा, ओवरलैप मत कीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी का समय है, आप जल्दी से उनको बोलने दीजिए। भाई, आप जो है नौकरी के दुश्मन हैं। आप तो मोदी जी की नौकरी खा जाएंगे। मोदी जी, अगर पब्लिक को पता चल गया कि मोदी जी का प्रचार करने वाले लोग सरकारी ठीक है। नौकरी के खिलाफ बात अच्छा कर रहे हैं। कपीश युवा भी जी, पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, करोड़ों युवा सरकारी उनको भी नौकरी की समय तैयारी दीजिएगा। कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी हमारे बीच बैठे हुए, जल्दी से कपीश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं बहुत स्पष्ट सी बात आपको ईवीएम पे आपने रखा, इसलिए ईवीएम पे कह रहा हूँ। ये आपके सामने आज तक की रिपोर्टिंग है। 19 लाख ईवीएम। अच्छा, लेसी सिंह है स्क्रीन पर, पहले खाद्य उपभोक्ता मंत्री रही हैं, शपथ ले रही हैं। धमदाहा से जदयू की विधायक रही हैं लेसी सिंह, और एक एक करके नीतीश मंत्रिमंडल में 21 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं। पहले खाद्य उपभोक्ता मंत्री रही हैं लेसी सिंह, शपथ ले रही हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और लगातार राजभवन की तस्वीरें हैं जो न्यूज इंडिया 24/7 अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। पति की हत्या के बाद से लगातार पॉलिटिक्स में, राजनीति में बड़ी एक्टिव रही हैं। धमदाहा से जदयू की विधायक हैं लेसी सिंह, शपथ ले रही हैं। जल्दी से श्रीवास्तव साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा। ईवीएम पे जनता को क्यों भरोसा नहीं है? 2018-2019 के बीच में 19 लाख ईवीएम मिसिंग हुई है और ये कर्नाटका हाई कोर्ट पे मार मारा आज भी विचाराधीन है। और हमारे जो चुनाव आयोग है और हमारी जो सरकार है भारत संघ, ये भाग रही है जवाबदेही लगाने में। और जिस देश में 19 लाख ईवीएम मिसिंग हो उसके लोकतंत्र को आप लक्ष्मीकांत जी ने सर पकड़ लिया। अरे अब तो सरकार बन गई आपकी बिहार में, आप काहे चिंता में? इसमें आप नहीं चिंता क्यों कर रहे हैं? क्यों सर पकड़ रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी, क्या हम फर्जी सरकार न्यूज़ तो आपको बन गई बता है। रहे हैं क्या? ये क्या है? ये लक्ष्मीकांत पढ़ो। जी, आवाज आ रही है आपको भारतीय ये जनता पढ़ो, पार्टी के प्रवक्ता? ये आप पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है। ये हमारी रिपोर्टिंग नहीं है, चलिए, ये फ्रेम आज चला तक की गया है रिपोर्टिंग। उनका, उनको उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सर तो इनको पकड़ना पड़ेगा कि जब असलियत बताती हूँ कि 19 लाख ईवीएम मिसिंग है और जिस ईवीएम से लोकतंत्र चलता हो उसमें 19 लाख अगर ईवीएम मिसिंग है तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित है? आपके सामने है कि किस तरीके से पकड़े गए ये चंडीगढ़ के अंदर जो है टेम्परिंग करते हुए। अगर ये बैलेट पे न कर रहे होते कांग्रेस के तो ये कार्यकर्ता सामने कह रहे नहीं थे, आती बात। उसे आप कनेक्ट कर स्पष्ट लीजिए रूप ना से सामने वाईफाई आ से। जाता है कि वो जो बैलेट 19 पे लाख ये मशीन टेम्पर खो गई करते है हुए ना, पकड़ लिए गए। उनको वाईफाई से लेकिन कनेक्ट कर चलिए EVM ठीक है, लीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ये आपके छोटे से सामने है। ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगातार खबरें आपको बता रहे हैं और बिहार के राजभवन के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई। तमाम मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।